हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो क्लास 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें से 7 लेसन कंप्लीट हो चुका है। 8th लेसन है जो कि लास्ट लेसन है, इसको भी आज हम कंप्लीट कर देंगे। 6 का क्लास का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है जाइए उसको देखिए, और उसका प्लेलिस्ट बन गया है। प्लेलिस्ट में आप जाकर सारे एनसीईआरटी को देख सकते हैं। 6 से लेकर 12 तक हम सारे एनसीईआरटी कवर करेंगे, अगर आप हमारे साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे। और हमारे जो भी क्वेश्चन मैं पूछती हूँ उसका आंसर आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक दी हूँ उसमें आप आंसर भेज सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं ये लेसन। और इसके पहले मैं स्टार्ट करूँ, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखें तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए, कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आज यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। देखिए मानचित्र, पहला वाला देख लीजिए और ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। लाहौर, सिख, जाट, अवध, मालवा, गुजरात, बंगाल, मराठा, हैदराबाद, ये सारे देख लेते हैं। मुगल कहाँ कहाँ पे हैं आप देख सकते हैं। पूरा मुगल का आधिपत्य था पूरे भारत में, लगभग दक्षिण का थोड़ा एरिया छोड़ के। और यहाँ पर कितने मतलब लोगों में डिवाइड हो गया। ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत ये 18 मतलब ये सारे फिर कवर हो गए थे। ये देख लीजिए आप सेकेंड मैप में। तो ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी तक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थिति अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलना शुरू हो गई थी। इस अध्याय से हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तब से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। तो इसके पहले के लेसन में आपने पढ़ा कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के किस प्रकार के संकट होने लगे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। मनसबदारों की शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्तियाँ मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजनीति में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुई जमींदारों और किसानों के विद्रोही और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते गए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, और परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया, जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही। औरंगजेब के उत्तराधिकार इस बदलाव को रोक ना सकें। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। तो एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस शब्दों में किया, जैसे बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए, और उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता है। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथों की कठपुतली बने रहते थे किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते थे, जैसा कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज ना चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था। यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी मिलता है। ऐसा हालत जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिक को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं, घुड़सवारों को जो उनके पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वहाँ बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लग गया। उसने तो 1748 में से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। तो नादिर शाह और ये जो अब्दाली था, मतलब नादिर शाह ने खूब लूटा
उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने खूब लूटा। फिर नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। नादिर शाह के आक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया। इसमें से एक ने मुगल कोष से किस तरह से धन लूट गया था उसका वर्णन इस तरह से किया। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात, अन्य चीजें ले गया। उसने कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया ने इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे जैसे तख्ते ताऊत यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए थे। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता था। अलग थलग पड़े लोगों ने उनके कोनों में खींच कर बाहर निकाल दिया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया और जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। समाज पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों को पारस्परिक प्रतिद्वंदियों ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय बाद परवर्ती मुगल बादशाह इसमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुख सियर जो 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 59 की हत्या हो गई। किसकी हत्या हुई? फर्रुख सियर की और आलमगीर द्वितीय की। 2 अन्य बादशाह अहमद शाह जो 1748 से 54 और शाह आलम द्वितीय 1759 से 1816 को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना दी, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। राजपूत कौन थे? तो राजपूत तो देखेंगे एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुख सियर, तो ये आप देख सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत रहे। बदले में उसे अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुट्टी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इस प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों को सूबेदारी का दावत किया। सूबेदार के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह शाहजहां शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण किया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित कर उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इस रजवाड़े पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया और जिससे उनका समान विस्तार आगे होने से रुक गया। तो आप देख सकते हैं कई राजपूत सरदार ने पहाड़ियों की चोटी पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं ने नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रह संरचनाएं और इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ के किले में तालाब, कुंडी, बावली जैसे कई जल निकाय थे। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान का आप देख सकते हो। तो जयपुर के राजा जय सिंह 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन है। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली के लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। इस जयपुर में आप जंतर मंतर देख सकते हैं। अम्बेर शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण थे। आज़ादी हासिल करना, तो ये मेहरगढ़ का किला आप देख सकते हो। ये खंडहर सा ये देख सकते हो, ये मेहरगढ़ का किला है। तो सिख देख सकते हैं, आज़ादी हासिल करना। सिख को देखते हैं। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुए।
इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। इससे पूर्व और उसके पश्चात राजपूत का मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के गढ़कर अपने शासक को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उससे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और फिर बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। इन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलती थी। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे और जिन्हें गुरमत्ता कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% रख कर के रूप में लेकर बदले से उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। क्या? राखी व्यवस्था। ये देख सकते हैं 10वें गुरु गोविंद सिंह की चित्र आप देख सकते हैं। और गुरु गोविंद सिंह खालसा को प्रेरित किया था। शासन के उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। तो आगे देख सकते हैं खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की और यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कृष्ट शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेश जाते थे। तो यह देख सकते हैं 7वीं सदी के अंत तक दक्षिण शिवाजी के नेतृत्व में शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई। तो 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अब मराठा के बारे में पढ़ते हैं। मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 में थे। शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक अस्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक प्रचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार पर बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में अपनी सेनाएं देते रहे। पूरे मराठा राज्य की राजधानी बन गया और पेशवा की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि मुगलों के खिलाफ बंद इलाकों में टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सनय सनय अब काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मराठों से छीन लिए गए और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य के सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। अंतरहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी शासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था। वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों के उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के संरक्षण में। कौन किसके संरक्षण में? उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में, इंदौर होलकर के संरक्षण में। आश्रय फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक सांस्कृतिक केंद्रों से रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशम, कहाँ पर? चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशम वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक
भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। अब जाट के बारे में पढ़ेंगे। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय में पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 63 के दौरान भरतपुर जाट राज्य के आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें थे आधुनिक पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। तो राठ में देख लेते हैं, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामल के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया और 1680 के दशक तक आते जाते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तु कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बने रहे। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उनके 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं के लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इसके बाद इन सब के बलबूते वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहां दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से सजी ऐसे रूप में पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया। दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई। ये आप देख सकते हैं 18वीं सदी में दीग की राजमहल समूह इमारत की छत पर मुख्य सभा का भवन की बांग्ला गुंबद पर गौर करें तो यहाँ देख सकते हैं ऊपर बांग्ला गुंबद। तो ये लेसन यही खत्म होता है। ये आपका होमवर्क है। नादिर शाह के बंगाल पर आक्रमण किया, कौन सा सही है? क्या बंगाल पर आक्रमण किया? सवाई राज जय सिंह इंदौर का शासक था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बनाई। ये क्वेश्चन का आंसर देंगे आप। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये क्लास 7 का NCERT यहीं कर हिस्ट्री खत्म होता है यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ।